हेलो दोस्तों, दिस इज माय यूट्यूब चैनल शैलेंद्र अपोरिया। मैं शैलेंद्र अपोरिया अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जियोग्राफी की अगली वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम जियोग्राफी की उस वीडियो मैंने पढ़ाया था उससे आगे बढ़ेंगे मैं हम इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो चलते हैं। हम आज का हमारा इसमें टॉपिक है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। तो हम आज इसमें पढ़ रहे हैं पृथ्वी के बारे में। हम देखेंगे कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी से संबंधित ही महत्वपूर्ण तथ्य समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पृथ्वी है हमारी। तो पृथ्वी को हम ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। क्या है पृथ्वी? पृथ्वी हमारी ग्रह क्या है? ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी हमारी ग्रह है तो जिस पर हम रह रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन तो उत्पन्न नहीं होता है कि हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं हमें उस पृथ्वी के बारे में ही नहीं पता है कि पृथ्वी क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और सूर्य से तीसरे नंबर पर आती है। ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य के बाद इसमें आता है बुध। ठीक है, बुध के बाद शुक्र। ठीक है, शुक्र। तीसरे नंबर पर कौन सी है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी पृथ्वी आकार में बट वृक्ष के समान है। बट वृक्ष के समान है। बट वृक्ष के समान है पृथ्वी। आकार में कैसी है? आकार में बट वृक्ष के समान है पृथ्वी। ठीक है, और इसका ध्रुवीय व्यास है। ध्रुवीय व्यास यानी ध्रुवीय व्यास ये पृथ्वी है हमारी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके बारे में समझते हैं पहले। तो इसे कहते हैं ध्रुव। क्या होते हैं? ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये क्या होता है? ये होता है दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव होता है ये। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि हम बीचा बीच जो रेखाएं खींचते हैं ना, जो रेखाएं ये मध्य से गई हुई रेखा क्या कहते हैं? इसे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ये एक रेखा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इस बात को क्या कहते हैं? इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण में, इसलिए हम इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और ये रेखाएं कुछ है ना, ये वाली, तो इसे हम कर्क रेखा कहते हैं और इसे हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा। ठीक है, और ऐसी पृथ्वी पर इन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा। ऐसी ही रेखा पृथ्वी पर 90 इधर है, 90 इधर है, एक ये रही। कितनी हो गई? 90 प्लस 90 प्लस 181 अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं। अक्षांश रेखा। कितनी अक्षांश रेखा पृथ्वी पर? 181 अक्षांश रेखा खींची गई है पृथ्वी पर। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं हम, इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका जो ध्रुवीय व्यास है ना, ध्रुवों पर जो व्यास है, व्यास आप जानते होंगे कि ये पूरी व्यास है और इसमें से आधी त्रिज्या होती है। तो इसका जो ध्रुवीय व्यास है तो वो कितना है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास पृथ्वी का तो 12,714। कितना है? 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, हम देखते हैं उसके बाद जो विषुवत रेखा व्यास है कितना है? विषुवत रेखा व्यास, विषुवत रेखा व्यास कितना है? जो विषुवत रेखा यहाँ का जो व्यास है तो ये 12,765 किलोमीटर, 12,765 किलोमीटर है इसका ये विषुवत रेखा व्यास।
ध्रुवीय व्यास कितना है 12,714, ठीक है। और इसका जो विषुवत रेखी परिधि और इसकी जो परिधि है विषुवत रेखी परिधि विषुवत रेखी परिधि विषुवत रेखी परिधि है ये कितनी है, इसकी विषुवत रेखी परिधि कितनी है, तो ये 40,075 किलोमीटर, कितनी है 40,075 किलोमीटर है विषुवत रेखी परिधि, ठीक है। और ध्रुवीय परिधि कितनी है, ध्रुवीय परिधि और इसकी जो ध्रुवीय परिधि है, ध्रुवीय परिधि ये 40,008 किलोमीटर है, कितनी है 40,008 किलोमीटर है इसकी ध्रुवीय परिधि, ठीक है। विषुवत परिधि कितनी है ये वाली, ठीक है। और ध्रुवीय परिधि कितनी है 40,008 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं जो इसका द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, द्रव्यमान के बारे में देखते हैं। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है इसका 97 इंटू 10⁻²⁴ टन इतना है, ठीक है। तो इसमें 1 टन बराबर कितना होता है, 1 टन बराबर 1000 kg होता है, कितना होता है 1000 kg, इतना द्रव्यमान है पृथ्वी का, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं जो इस पर जनसंख्या निवास करती है वो कितनी जगह है पृथ्वी पर, और जिस पर जल है वो कितनी जगह है, और पृथ्वी का जलीय भाग कितना है, पृथ्वी का जलीय भाग है, पृथ्वी का जलीय भाग है 71%, कितना है 71% है। और जिस पर जनसंख्या निवास कर रही है कितना है, जनसंख्या निवास करती है वह 29% पर निवास करती है, कितने निवास करती है 29% पर निवास करती है जनसंख्या, ठीक है। और जलीय भाग कितना है 71% और निवास करती है 29% पर जनसंख्या, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है तो एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है। और नंबर 2 वो सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, क्या कर रही है, एक तो वो अपने अक्ष पर घूम रही है और एक वो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो उसकी जो खुद की जो रोटेशन है जो जिसका जो परिक्रमण काल है, जो परिक्रमा कर रही है सूर्य का, ठीक है, एक परिक्रमा कर रही है एक परिभ्रमण कर रही है, एक रोटेशन है एक रिवॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो सूर्य है, पहले आप इसको नोट कीजिए, इसकी थोड़ी देर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो मैं इसको बैठा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है। तो एक तो ये पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परिभ्रमण, क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं, जब पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है, ठीक है। और जब ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं परिक्रमण, क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। एक तो जो पृथ्वी है हमारी वो सूर्य का चक्कर लगा रही है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं, और जो अपनी जगह पर घूम रही है उसे हम परिभ्रमण कहते हैं, क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है। तो इसे परिक्रमण, जो परिक्रमण मार्ग की लंबाई है वो कितनी है, परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितनी है, परिक्रमण मार्ग की लंबाई है, जो परिक्रमण मार्ग की लंबाई है वो कितनी है, तो परिक्रमण मार्ग की लंबाई है
961 किलोमीटर कितनी है? 961 करोड़ मीटर कितनी? ये मार्ग की लंबाई कितनी है? 961 करोड़ किलोमीटर। ये इस मार्ग की लंबाई है, 961 करोड़ किलोमीटर इस मार्ग की लंबाई है, परिक्रमण मार्ग की लंबाई। ठीक है। और हम देखते हैं इसका जो समय है, जो पृथ्वी का जो सूर्य का चक्कर लगाने का जो समय है वो कितना है, वो आपको बताइए कितना है? 365। कितना है? 365 दिन, 365 दिन और 5 घंटे, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ये किसका समय है? ये पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगा रही है उसमें समय लगता है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है उसका समय है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है। और जो अपने अक्ष पर घूमती है उसमें कितना समय लगता है? जो परिभ्रमण समय कितना? परिभ्रमण समय कितना है? परिभ्रमण समय कितना लगता है? जो परिभ्रमण समय है वो कितना लगता है? तो वो लगता है 23 घंटे 56 मिनट 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। इसमें ये अपना चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है। तो हमने देखा कि जो पृथ्वी है हमारी तो सूर्य का चक्कर लगा रही है, तब उसे हम परिक्रमण काल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परिक्रमण। और जब खुद अपनी जगह पर घूम रही है तो उसे हम परिभ्रमण काल क्या कर रहे हैं? परिभ्रमण काल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परिभ्रमण। ठीक है, परिभ्रमण। तो हम देखते हैं इसे परिक्रमण को क्या कहते हैं? परिक्रमण को रिवॉल्यूशन कहते हैं, रिवॉल्यूशन। ठीक है। और इस परिभ्रमण को क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन। ठीक है, रोटेशन। ठीक है। और जो हमारी पृथ्वी है ना वो सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व करती है। कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व करती है। कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व। ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व। ठीक है। सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करती है। कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व परिक्रमा कर रही है सूर्य, पृथ्वी हमारी सूर्य का। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ना, जो हमारे सूर्य का चक्कर कर रही है, तो कभी बार सूर्य के पास भी से निकलती होगी, सूर्य से दूर भी जाती होगी। तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं? जब हमारी पृथ्वी सूर्य के कई बार नज़दीक आती है और कई बार दूर भी होती है, तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं? तो उस टाइम को हम 2 नाम दिए हैं हमने, जो कई बार भी एग्जाम में आया हुआ है। तो नंबर 1 है उपसौर। क्या है? नंबर 1 है उपसौर। ठीक है। और नंबर 2 है अपसौर। क्या है? अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तब उसे हम उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो तब उसे हम अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। एक उपसौर है, जब पृथ्वी पास होती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं, और जब दूर होती है तो उसे हम अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ठीक है। जब पास होती है तब वो कितनी दूर होती है? जब पृथ्वी पास होती है सूर्य के, तो ये हमारी ये परिक्रमण काल है। तो इसमें देखते हैं कि जब सूर्य यहाँ पर है, ये सूर्य है। ठीक है। और ये पृथ्वी है, चक्कर लगा रही है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इधर जो समय है, इधर जो समय है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इधर समय जो, तो इसे हम क्या कहेंगे? इधर जो लगती हमारी जो पास में है ना जो पृथ्वी, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। ठीक है। और जो हमारी पृथ्वी से दूर है तो उसे हम अपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसौर। अपसौर कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो दूरी है वो कितनी है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। 14.7 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। और इस कितना है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15.21 करोड़ किलोमीटर है इधर। ठीक है। फिर दोनों ही ऐसे, इधर जो पृथ्वी है उसे हम जो पास होती है तब उसे हम उपसौर कहते हैं,
और जब दूर होती है इसे हम अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, अपसौर। ठीक है, तो आप इनको नोट कीजिए जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ती है। पृथ्वी से संबंधित आपको ये समझ में आ गया, वो उपसौर और अपसौर। जब पास होती है तब उसे हम उपसौर कहते हैं, जब दूर होती है अपसौर कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये तो मैंने आपको बता ही नहीं पाया। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और जब पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है तभी देर रात होती है। क्या होती है? देर रात। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमे ना तो देर रात नहीं होगी। ठीक है, और पृथ्वी अपने पर झुकी ना होती ना तो देर रात हमेशा बराबर होती है। क्या होती? देर रात हमेशा बराबर होती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती ना तब पृथ्वी पर दिन और रात हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है इसलिए दिन और रात में अंतर आ जाता है। ठीक है, और पृथ्वी की सिर्फ भूमध्य रेखा को छोड़कर, कहाँ पर? पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा सिर्फ इस जगह को छोड़कर, भूमध्य रेखा को छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न स्थान पर पृथ्वी के विभिन्न अंतर पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर दिन और रात हमेशा कई बार बड़े कई बार छोटे होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, तो इसमें सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन कब होता है? ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तभी देर रात हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? देर रात हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? देर रात हो रहे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तभी तो क्या हो रहे हैं? देर रात हो रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा कब दिन होता है। ठीक है, तो जो 22 दिसंबर होता है ना, 22 दिसंबर, तो यही लिख देता हूँ, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, जब 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा तो फिर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में नहीं होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। कहाँ पर होगा? दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य जब वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में, तभी तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। ठीक है, तो जब उत्तरी गोलार्ध दिन छोटा होगा तो फिर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होगा तभी तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। ठीक है, अब ये सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में होगा तो वो कौन सा दिन होता है? जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है तब कब, कौन सा दिन होता है? तो 21 जून को कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है कब? 21 जून को। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, अब ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा होगा तो उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा होगा तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा ही नहीं तो सबसे छोटा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि जब हमारी जो 23 सितंबर आता है ना, 23 सितंबर अभी निकला है, 23 सितंबर, तो 23 सितंबर से सूर्य क्या है? दक्षिणायन होने लगता है। क्या होता है? दक्षिणायन होने लगता है।
इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शरद विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को, किसको, 23 सितंबर होता है ना, 23 सितंबर को सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, दक्षिणायन, ठीक है। 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं, क्या कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों दिन और रात कौन से दिन समान होते हैं, तो 23 मार्च को 21 मार्च और 23 सितंबर को, और 21 मार्च को 23 सितंबर और 21 मार्च को दोनों गोलार्ध में दिन व रात समान होते हैं, ठीक है। आप इनको नोट कीजिए।